डिस्क्लेमर। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है। फेयर यूज सेक्शन 107। इसमें यूज की गई इमेजेस और मनहवा कंटेंट के राइट्स उनके रिस्पेक्टिव ओनर्स के पास हैं। हम कोई ओनरशिप क्लेम नहीं करते। अगर किसी को इश्यू हो तो प्लीज कांटेक्ट करें, हम तुरंत रिमूव कर देंगे। थैंक यू। हेलो गाइज, सब कैसे हो? आज मैं फिर से आ गया हूं एक ब्रांड न्यू मनहवा के साथ। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलो सीधा स्टोरी में जंप करते हैं। स्टोरी की शुरुआत होती है यूनो सिटी से, जहां हमें एक बहुत ही लग्जरियस और ग्रैंड ज्वान होटल दिखाई देता है। ये कोई नॉर्मल होटल नहीं है। ये एक टॉप टियर 5 स्टार होटल है जो वेल्थ और पावर को क्लियरली रिप्रेजेंट करता है। सीन अब शिफ्ट होता है होटल के अंदर, एक रूम के अंदर। रूम के अंदर का सीन थोड़ा इंटेंस हो जाता है। बाथरूम के अंदर एक वुमन शॉवर ले रही होती है, जबकि बेडरूम में एक आदमी खड़ा है जिसका नाम फोंग चाओ है। फोंग चाओ के माइंड में कुछ डार्क थॉट्स चल रहे होते हैं और वह अपने आप में कुछ बोलता है कि वह किसी भी तरह उस लड़की को पाना चाहता है। लेकिन जैसे ही वह अपनी सोच में और डूबने लगता है, अचानक डोरबेल बजती है। बाहर से आवाज आती है, सर, आपका फूड डिलीवरी आ गया है। चिढ़कर फोंग चाओ अपनी जीभ क्लिक करता है और दरवाजे की तरफ बढ़ता है। वह बोलता है, मैं आ रहा हूं। जैसे ही वह दरवाजा खोलता है, बाहर एक डिलीवरी बॉय खड़ा होता है। और यह डिलीवरी बॉय कोई नॉर्मल बंदा नहीं है। ये है हमारा मेन कैरेक्टर यी चेन। सम्मान के साथ यी चेन बोलता है, सर, आपका फूड डिलीवरी। लेकिन जैसे ही वह अपनी बात पूरी करने वाला होता है, उसकी नजर रूम के अंदर चली जाती है और ठीक उसी पल बाथरूम का दरवाजा खुलता है। जैसे ही सीन आगे बढ़ता है, एक लड़की 1J बाथरूम से बाहर आती है। वह सिर्फ एक तौलिया में रैप्ड होती है और उसके वेट बाल उसके शोल्डर्स पर चिपके हुए होते हैं। वह कामली फोंगचाओ की तरफ देखती है और कैजुअली पूछती है, फोंगचा, क्या तुमने मेरी क्लोथ्स देखी? लेकिन फिर उसकी नजर यी चेन पर पड़ती है और वह वहीं फ्रीज हो जाती है। उसी वक्त यी चेन का दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। उसके हाथ ढीले पड़ जाते हैं और फूड का पैकेट उसके हाथ से स्लिप होकर नीचे गिर जाता है। फोंगचाओ का गुस्सा फूट पड़ता है। वह चिल्लाता है, हे! लेकिन जैसे ही फोंगचाओ आगे कुछ बोलने वाला होता है, तभी अचानक जियो बीच में बोल पड़ती है, हनी। फोंग चाओ थोड़ा रुक जाता है, कंफ्यूज्ड सा हो जाता है। हनी? फिर उसके दिमाग में बात क्लियर होती है। वह यी चेन को ऊपर से नीचे तक देखता है और उसके फेस पर एक मॉकिंग स्माइल आ जाती है। वह सार्केस्टिकली बोलता है, तो यह है तुम्हारा यूजलेस हस्बैंड, एक फूड डिलीवरी गाय। वह हंसी में बोलता है, क्लियरली प्राउड और अम्यूज्ड होकर, मुझे यकीन नहीं होता कि मैंने 1J के इस ट्रैश हस्बैंड से फूड ऑर्डर किया। तभी यी चेन फाइनली टूट जाता है। वह सीधा जाओ की आंखों में देखता है और उसकी आवाज दर्द से भर जाती है। वह कहता है, जाओ, मैं तुम्हारे वोंग फैमिली के साथ 3 साल रहा हूं। मैंने तुम्हारे घर के लिए रोज 3 टाइम खाना बनाया, घर साफ किया, डॉग्स को संभाला, कैट्स को भी फीड किया। मैं ये नहीं कह रहा कि यह सब मुश्किल था, पर मैं हमेशा सिंसियरली तुम्हारे लिए सब कुछ करता रहा। उसकी आवाज और हैवी हो जाती है। लेकिन इन 3 सालों में तुमने मुझे कभी अपना हाथ तक छूने नहीं दिया। तभी एक फ्लैशबैक फ्लैश होता है। जियो कोल्डली यीचेन को पुश करती है और कह देती है, डोंट कम नियर मी, फ्लोर पर सो जाओ। फिर सीन वापस प्रेजेंट में आता है। यीचेन का गुस्सा और दर्द एक साथ फूट पड़ता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह जोर से चिल्लाता है, मैंने सोचा था तुम एक प्रिंसिपल्ड वुमन हो, लेकिन आज तुम किसी और आदमी के साथ एंजॉय कर रही हो। वह डेस्परेट होकर पूछता है, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? लेकिन शाओ के फेस पर जरा भी शर्म या गिल्ट नहीं होता। कोल्ड टोन में वह जवाब देती है, वाई? क्योंकि मेरा हस्बैंड सिर्फ एक नॉर्मल फूड डिलीवरी मैन है। वह प्राउडली फोंग चाओ की तरफ इशारा करती है और बोलती है, क्या तुम जानते हो ये कौन है? यह एक इन्वेस्टमेंट फर्म का सीईओ है, फोन फैमिली का यंग मास्टर, यूनो सिटी की टॉप फर्स्ट क्लास फैमिलीज में से एक। इसकी नेटवर्थ हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस में है। फिर वह यी चेन की तरफ डिस्गस्ट से देखती है, जैसे वह किसी काम का ही ना हो। वह कोल्ड टोन में और ज्यादा हार्श हो जाती है, सिर्फ ऐसे ही मर्द मेरे लायक हैं, तुम जैसे गरीब और यूजलेस लोग नहीं।
तभी फोंग चाओ मौका देखकर शाओ के शोल्डर पर हाथ रख देता है और यीचन की तरफ स्मर्क करता है। वह एरोगेंट टोन में बोलता है, सिंस तुम उसके हस्बैंड हो, मैं कंप्लेंट नहीं करूंगा। बस समझ लो कि जो फूड था वह डॉग्स के लिए था। फिर वह और भी मॉकिंगली ऐड करता है, अगर तुम नीचे गिरकर माफी मांग लो तो मैं तुम्हें एक 5 स्टार रेटिंग भी दे दूंगा। अंदर ही अंदर यीचन के थॉट्स और ज्यादा डार्क हो जाते हैं। सिर्फ इसलिए कि तुम रिच हो, तुम अपने आप को सब कुछ समझ रहे हो। तभी फोंग चाओ और भी क्लोज आता है शाओ के, एरोगेंट स्माइल के साथ बोलता है, डोंट वरी अबाउट हिम। लेकिन वह अपनी बात कंप्लीट भी नहीं कर पाता। यीचन अचानक आगे बढ़ता है और फोंग चाओ के गले को पकड़ लेता है। वह गुस्से और दर्द में चिल्लाता है, स्टॉप राइट देयर यू एनिमल। फोंग चाओ स्ट्रगल करता है, सांस लेने की कोशिश में। यह दर्द, छोड़ दो, लेट गो। लेकिन सबको शॉक तब लगता है जब श्याओ यीचेन को सपोर्ट करने के बजाय उल्टा उस पर चिल्लाती है, यीचेन, तुम हिम्मत कैसे की उसको टच करने की? अभी तुरंत बाहर निकल जाओ, वरना मैं सिक्योरिटी को बुला लूंगी। यह सुनते ही यीचेन पूरी तरह टूट जाता है। वह धीरे से फोंग चाओ को छोड़ देता है। उसकी आवाज बस एक नाम तक सिमट जाती है, वान जाया। तभी एक और मेमोरी फ्लैश होती है। उसके ग्रैंडफादर की आवाज गूंजती है, वह तुम्हारी फियांसे है, मैंने तुम्हारे लिए उसे चूज किया है। उस वक्त यीचन को लगता था कि शायद वह उसके साथ एक हैप्पी लाइफ जी सकता है। अब यीचन को समझ आ जाता है कि जो उसने सोचा था वह सिर्फ एक विशफुल थिंकिंग थी। वह जाने से पहले एक लास्ट वार्निंग देता है, वान जाओ, मैं होप करता हूं कि एक दिन तुम्हें अपने इस डिसीजन पर रिग्रेट जरूर होगा। फिर वह टर्न करता है और वहां से चल देता है। उसके पीछे से जियो जोर जोर से चिल्लाती है, ऑलमोस्ट हिस्टेरिकल टोन में, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट तुम हो, एक यूजलेस हस्बैंड से शादी करना। बाहर आकर यीचेन अपने स्कूटर पर बैठ जाता है और वही खामोशी उसके चेहरे पर एक नया फेज शुरू होने का सिग्नल देती है। तभी यीचेन का फोन रिंग करता है। वह कॉल उठाता है, हेलो। दूसरी तरफ से टेंटन डिलीवरी का नाम आता है, लेकिन आवाज एक ओल्ड मैन की होती है, काम और रिस्पेक्टफुल टोन में। थर्ड यंग मास्टर, आपका 3 साल का कैरेक्टर ट्रायल एज अ लिव इन सन इन लॉ आज ऑफिशियली कंप्लीट हो गया है। यीचन एक पल के लिए चुप हो जाता है। आवाज आगे बोलती है, नेक्स्ट ट्रायल अब बिजनेस का होगा। ओल्ड मास्टर ने पहले ही हाशिन ग्रुप एक्वायर कर लिया है। एवरीथिंग इज ऑलरेडी अरेंज्ड। आपको सिर्फ उस कंपनी का चेयरमैन बनना है। अब धीरे धीरे सच क्लियर होता है, यी चेन कभी भी एक नॉर्मल इंसान नहीं था। वह असल में एक बिलियनर एयर है जो सिर्फ एक टेस्ट के थ्रू गुजर रहा था। उसका एक्सप्रेशन काम हो जाता है, बिल्कुल कंट्रोल्ड। वह कहता है, आई अंडरस्टैंड। दूसरी तरफ ओल्ड मैन थोड़ा हेजिटेट करता है और फिर पूछता है, ओल्ड मास्टर ये भी जानना चाहते हैं, क्या यंग मैडम को फॉर्मली फैमिली में एक्सेप्ट कर लिया जाए? यह सुनते ही यी चेन का चेहरा आइस कोल्ड हो जाता है। वह बिना किसी इमोशन के जवाब देता है, नो नीड, वह इसके लायक नहीं है। इतना कहकर यी चेन फोन काट देता है। शाम के 8 बजे शिंगोंग रेजिडेंशियल कम्युनिटी में सीन सेट होता है। एक तरफ जियो खड़ी होती है और दूसरी तरफ यी चेन अपना लगेज पैक कर रहा होता है। जियो उसे देखकर सैट्रिकल स्माइल करती है और बोलती है, इतनी सी बात पर भाग रहे हो? यी चेन रुकता है और पलट कर कहता है, तुम्हें चीटिंग एक छोटी सी बात लगती है? जियो बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं होती, उल्टा कॉन्फिडेंटली बोलती है, तो क्या तुम एक्सपेक्ट करते हो मैं अपोलोजाइज करूं? तुम हमारे घर का खाना खाते हो, हमारा पानी पीते हो और हमारे ही घर में रहते हो। जियो बिना किसी गिल्ट के और भी आगे बोलती है, इवन इफ मैंने कुछ गलत भी किया हो, तुम्हें टॉलरेट करना चाहिए, बस इतना ही। यह सुनते ही यी चेन का गुस्सा फूट पड़ता है। वह जोर से बोलता है, मैंने तुम्हारे वोंग फैमिली को 3 साल टॉलरेट किया है। तुम्हारे पेरेंट्स ने मुझे पब्लिक में इंसल्ट और बीट तक किया, मैंने कभी जवाब नहीं दिया। तुम्हारे रिलेटिव्स ने मुझे हर बार बुली किया और तुम सब ने प्रिटेंड किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैंने तुम्हें रिस्पेक्ट इसलिए दिया क्योंकि मैं तुमसे केयर करता था। फिर वह एकदम क्लियर कोल्ड टोन में कहता है, मान जाओ, लेट्स गेट अ डिवोर्स। जियो गुस्से में और तेज हो जाती है, हाउ डेयर यू डिवोर्स की बात कर रहे हो?
वह और भी एरोगेंस के साथ बोलती है, डिवोर्स के बाद तुम लग्जरी लाइफ नहीं जी पाओगे, ना ही ऑडी जैसी कार ड्राइव कर पाओगे। यीचन थोड़ा रुकता है और कोल्ड लाफ करता है। मुझे इन चीजों की जरूरत ही नहीं है। यह सुनते ही जियो का ईगो और भी हर्ट हो जाता है। वह प्राउडली बोलती है, मेरा फैमिली नियरली फर्स्ट क्लास है, बिलियंस की एसेट्स हैं। तुम कभी भी मेरे लायक थे ही नहीं। गुस्से में वह चिल्ला देती है, ठीक है, डिवोर्स। पता नहीं ग्रैंडपा ने क्या सोच के मुझे तुम जैसे लूजर से शादी करवा दी। यीचन काल्मली उसकी बात सुनता है। अगली सुबह सिविल अफेयर्स ब्यूरो के बाहर सीन सेट होता है। जीओ एक पल के लिए रुक जाती है और कहती है, कल नहीं, कल मेरी दादी का 80वां जन्मदिन है। मुझे अपने परिवार से बात करनी होगी। यीचन कामली रिप्लाई करता है, ठीक है, जल्दी करो, मैं तुम्हारे कॉल का वेट करूंगा। वह पलट कर वहां से चला जाता है। बाहर तेज बारिश हो रही होती है। आसमान भी जैसे उस मोमेंट को रिफ्लेक्ट कर रहा हो। तभी उसका फोन फिर रिंग करता है। दूसरी तरफ आवाज आती है, यंग मास्टर, कार कॉर्नर पर रेडी है। यीचन धीरे से मुड़ता है और जो सीन उसके सामने होता है वह कंप्लीटली बदल जाता है। बारिश के बीच साइलेंटली खड़ी होती है एक ब्लैक रोल्स रॉयस कॉन्वॉय। एक के बाद एक लग्जरी कार्स बिना किसी नॉइज के उसका वेट कर रही होती हैं। ब्लैक सूट पहने बॉडीगार्ड्स एक साथ झुक जाते हैं। वेलकम यंग मास्टर। एक गार्ड आगे बढ़कर अम्ब्रेला ऑफर करता है, लेकिन यीचन सॉफ्टली मना कर देता है। नो नीड, बारिश मुझे क्लियर करने देती है। तभी एक और बॉडीगार्ड आगे आता है और रिस्पेक्टफुली उसके शोल्डर्स पर एक एक्सपेंसिव कोट डाल देता है। जैसे ही वह कोट उसके शोल्डर्स पर सेटल होता है, पूरा सीन ही बदल जाता है। यीचन का ऑरा इंस्टेंटली शिफ्ट हो जाता है। अब वह पहले जैसा सिंपल आदमी नहीं लगता। उसकी प्रेजेंस हैवी हो जाती है, इंटिमिडेटिंग, डोमिनेंट और क्लियरली पावरफुल। बारिश के बीच वह खड़ा होता है जैसे पूरी दुनिया का कंट्रोल उसके हाथ में हो। गहरी और कमांडिंग आवाज में उसने बस एक ही आदेश दिया, चलो। जैसे ही कॉन्वॉय आगे बढ़ने लगता है, वहां खड़े लोग लिटरली शॉक हो जाते हैं, जैसे उन्होंने ऐसा सीन पहले कभी देखा ही नहीं हो। अगले ही पल भीड़ में से आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं। वो रोल्स रॉयस। क्या ये सभी रोल्स रॉयस हैं? यहां क्या हो रहा है? सब लोग एक दूसरे को देख रहे होते हैं। कंफ्यूजन और डिसबिलीफ उनके चेहरों पर क्लियरली दिख रहा होता है, जैसे कोई हाई प्रोफाइल या डेंजरस चीज उनके सामने अनफोल्ड हो रही हो। ऊपर एक अपार्टमेंट के विंडो से जियाओ यह सब शोर सुनता है। थोड़ा क्यूरियस होकर वह आगे झुकता है और नीचे देखने लगता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी टेंशन है, क्योंकि नीचे जो हो रहा है वह नॉर्मल बिल्कुल नहीं लग रहा। कुछ बड़ा चल रहा है और शायद यह सिर्फ शुरुआत है। वह थोड़ी सी कंफ्यूज होकर भौहें सिकोड़ लेती है और धीरे से बोलती है, इतनी सारी रोल्स रॉयस यहां से क्यों जा रही हैं? क्या कोई इंपॉर्टेंट पर्सन आया था? उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि जिस इंपॉर्टेंट पर्सन के बारे में वह सोच रही है वह वही आदमी है जिसे उसने कुछ देर पहले अपने घर से निकाल दिया था। सीन यहीं से और इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि इसी वक्त हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है येन की फैमिली से। दुनिया में लोग सिर्फ कुछ ही मिस्टीरियस और पावरफुल फैमिलीज के बारे में जानते हैं, जैसे रॉथचाइल्ड्स, डुपॉन्ट्स और मॉर्गन्स। लेकिन उन सब के बीच एक और नाम है जो इतना आसान नहीं है समझना। येन की फैमिली, जो शैडो में रहकर गेम कंट्रोल करती है। लेकिन इन सब से भी ज्यादा मिस्टीरियस फैमिली असल में उसकी अपनी ही है। एक ऐसी फैमिली जिसके एसेट्स 100 बिलियन से भी ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी वह इतनी सीक्रेसी में रहते हैं कि उनका नाम आपको किसी भी रिच लिस्ट या रैंकिंग में कभी नहीं मिलेगा। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यीचन वहां पहुंचता है जहां एक हेलीकॉप्टर रेडी खड़ा है। हवा तेज चल रही है, ब्लेड्स घूम रहे हैं, पूरा माहौल पावरफुल लग रहा है। एक बॉडीगार्ड सीधा खड़ा होकर रिस्पेक्ट के साथ इशारा करता है, यंग मास्टर, इस तरफ। यहीं से हमें समझ आता है कि यह फैमिली अपने एयर्स को कैसे ट्रेन करती है। यह नॉर्मल रिच लोगों वाली लाइफ नहीं है। यहां हर स्टेप कैलकुलेटेड है, हर मूव प्लान्ड है, और बचपन से ही उन्हें एक अलग ही लेवल की दुनिया के लिए प्रिपेयर किया जाता है। इस फैमिली में नेक्स्ट जनरेशन बनना कोई आसान बात नहीं है। सिर्फ नाम या ब्लड लाइन से कुछ नहीं होता। यहां बचपन से ही सिलेक्शन शुरू हो जाता है।
जब बच्चा सिर्फ 3 साल का होता है, तभी से उसका स्ट्रिक्ट स्क्रीनिंग और ट्रायल्स शुरू हो जाते हैं। हर मूव ऑब्जर्व होता है, हर हैबिट जज की जाती है। 5 साल की एज तक वह एक नॉर्मल बच्चा नहीं रहता। उसे एक साथ मार्शल आर्ट्स, पियानो और फॉरेन लैंग्वेजेस सिखाई जाती हैं। मतलब जब दूसरे बच्चे खेल रहे होते हैं, ये लोग पहले से ही डिसिप्लिन और प्रेशर के अंदर ग्रो कर रहे होते हैं। और 18 साल तक पहुंचते पहुंचते ये लोग एक 4 ईयर अमेरिकन यूनिवर्सिटी का बिजनेस करिकुलम पूरा कर चुके होते हैं। इतना इंटेंस ट्रेनिंग कि उनकी थिंकिंग ही एक अलग लेवल पर पहुंच जाती है। लेकिन सिर्फ पढ़ाई काफी नहीं है। इस फैमिली के एल्डर्स का मानना है कि असली पावर सिर्फ नॉलेज से नहीं, कैरेक्टर से आती है। इसलिए वे इन एयर्स को देते हैं स्पेशल ट्रायल्स, ऐसे ट्रायल्स जो उन्हें तोड़ भी सकते हैं या फिर उन्हें एक परफेक्ट सक्सेसर बना सकते हैं। ये सब सुनकर उसे अचानक सब कुछ याद आ जाता है। 3 साल पहले का वह दिन, फैमिली एस्टेट के अंदर उसके दादाजी ने उसे सीधा आदेश दिया था, ईचेन, मैं तुम्हारी शादी वोंग फैमिली में करवा रहा हूं, जो यान हाओ की सेकंड क्लास फैमिली है। तुम एक आम इंसान की तरह रहोगे। तुम अपनी पहचान रिवील नहीं करोगे और ये टेस्ट पूरा करोगे। वह कोई रिक्वेस्ट नहीं थी, एक कमांड थी। और उस वक्त यी चेन ने बिना किसी हेजिटेशन के बिल्कुल शांत आवाज में जवाब दिया था, यस ग्रैंडपा, मैं समझ गया। उस एक लाइन के साथ उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली थी। एक ऐसा टेस्ट जहां उसे सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं बनकर रहना था। वर्तमान में वापस आते हैं। हेलीकॉप्टर के अंदर बैठा यी चेन खिड़की के बाहर देखते हुए खुद से सोचता है, उस समय मैंने यह ट्रायल अपनी मर्जी से स्वीकार किया था, लेकिन अब यह आखिरकार खत्म हो गया है। उसकी आवाज में एक अजीब सा सुकून है, जैसे सालों का बोझ अब उतर गया हो। कुछ ही देर बाद हेलीकॉप्टर धीरे से लैंड करता है और उसके सामने एक पैलेस जैसा विशाल मेंशन खड़ा होता है। सब कुछ इतना ग्रैंड, इतना अनरियल कि समझ आ जाता है कि यह कोई नॉर्मल जगह नहीं है। जैसे ही यी चेन नीचे उतरता है, गार्ड सीधे झुक जाते हैं, पूरे रिस्पेक्ट के साथ, यंग मास्टर वेलकम बैक। और बस उस एक पल के साथ यी चेन वापस आ चुका है अपने असली घर में और अपनी असली पहचान में। मेंशन को देखते हुए वह हल्की सी आवाज में खुद से बोलता है, मैं यी चेन वापस आ गया हूं। उसकी आंखों में अब वह पुराना आदमी नहीं है, यह उसकी असली दुनिया है। सीन कट होता है। अगले दिन सुबह 10 बजे यनहाओ के शिशान विला एरिया में वोंग फैमिली का सेलिब्रेशन पूरे जोर शोर से चल रहा होता है। आज ओल्ड मैडम का बर्थडे है, इसलिए पूरा घर गेस्ट्स, डेकोरेशंस और शोर से भरा हुआ है। लोग मुस्कुराते हुए विश कर रहे होते हैं, हैप्पी बर्थडे ग्रैंडमा, मॉम, आप 200 साल जियो। हर तरफ हंसी मजाक और शो ऑफ चल रहा होता है। टिपिकल रिच फैमिली गैदरिंग। तभी भीड़ के बीच से एक आवाज आती है, हे, क्या वो लूजर नहीं आया? ये सुनते ही जाया थोड़ी सी रुक जाती है। एक सेकंड के लिए वह हेजिटेट करती है, जैसे उसे समझ नहीं आ रहा हो क्या जवाब दे। जाया हल्की सी आवाज में कहती है, वह शायद काम पर गया होगा। यह सुनते ही वान शियाओजिया और वोंग वीन जोर से हंस पड़ते हैं। काम? खाना डिलीवर करने? उनकी हंसी में सिर्फ मजाक नहीं, सीधा इंसल्ट था। वान शियाओजिया गुस्से से नाक सिकोड़कर बोलती है, वह हमारी वोंग फैमिली पर एक दाग है। एक बार वह मेरे एक बिजनेस पार्टनर से टकरा गया था। मैं तो अपने फ्रेंड्स को यह तक नहीं बता पाई कि वह हमारा रिलेटिव है। उसकी हर बात में नफरत और शर्म साफ सुनाई देती है। यह सब सुनते ही ओल्ड मैडम वोंग का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वह जोर से चिल्लाती है, उसे अभी यहीं बुलाओ। वह तुरंत एक्टिंग शुरू कर देती है। वह घुटनों के बल गिर जाती है, रोते हुए। ओल्ड मैडम वोंग का गुस्सा और बढ़ जाता है। वह तेज आवाज में बोलती है, उस लड़के में बिल्कुल भी शिष्टाचार नहीं है। सिचुएशन अचानक टेंस हो जाती है और पैनिक में जाया जल्दी से बोल पड़ती है, ग्रैंड माँ, वह आज इसीलिए नहीं आया क्योंकि हम डिवोर्स ले रहे हैं। यह सुनते ही पूरा हॉल एक सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है। ओल्ड मडाम वोंग फ्रीज हो जाती है। उसकी आंखें तेज हो जाती हैं।
डिवोर्स? तुम्हें किसने अनुमति दी डिवोर्स लेने की? उसकी आवाज अब और ज्यादा भारी हो चुकी होती है। क्या तुम भूल गई हो कि तुम्हारी शादी तुम्हारे लेट ग्रैंडफादर ने अरेंज की थी? यह सिर्फ एक सवाल नहीं था, एक वार्निंग थी। तभी जियाओ तुरंत अपना ड्रामा शुरू कर देती है। वह सीधे घुटनों पर गिर जाती है और जोर जोर से रोना शुरू कर देती है, जैसे वह विक्टिम हो, जैसे सारी गलती किसी और की हो। ग्रैंडपा, मैं कभी ग्रैंडपा की आखिरी इच्छा के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करूंगी। जियाओ रोते रोते बोलती रहती है, अपने आंसुओं को और तेज कर देती है। लेकिन यीचेन, उसने हद पार कर दी। वह बाहर किसी दूसरी औरत के साथ अफेयर कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर उसके थॉट्स बिल्कुल अलग होते हैं। They can never find out that I cheated first. If he wants to abandon me, then flipping the game is better. यानी बाहर से वह विक्टिम बन रही होती है और अंदर से पूरा सीन कंट्रोल कर रही होती है। यह सुनते ही ओल्ड मैडम वॉन्ग का गुस्सा और भी ज्यादा एक्सप्लोड हो जाता है। वह जोर से टेबल पर हाथ मारती है। वह जानवर, हमने उसे 3 साल तक रहने के लिए एक मेंशन दिया। उसकी आवाज में अब सिर्फ गुस्सा नहीं, इंसल्ट और बिट्रेयल का पूरा मिक्स होता है। लग्जरी कारें चलाने के लिए दी और फिर भी वह वफादार नहीं रह सका। हॉल में ताना बाना और तेज हो जाता है। इसी समय वान श्यावा बीच में बोलता है, गी, इसे गलत मत समझो, लेकिन तुम्हारा बड़ा भाई ये कहना चाहता है, इसमें तुम्हारी भी कुछ गलती है। उसकी आवाज अब थोड़ी तेज हो जाती है, जैसे वह स्थिति को अपने हिसाब से मोड़ रहा हो। 3 साल की शादी, फिर भी तुमने उसे कभी छूने तक नहीं दिया, तो फिर कोई हैरानी नहीं कि वह किसी दूसरी औरत के पास चला गया। वह रुकता नहीं और भी आरोप लगाता है। या फिर तुम अपनी पवित्रता बचाकर रख रही थी ताकि बाद में उससे तलाक लेकर किसी अमीर आदमी से शादी कर सको। वह बेवकूफ शायद समझ ही नहीं पाया। उसकी बात खत्म होते ही माहौल और भारी हो जाता है। जियाओ के आसपास लोगों की नजरें अब उसी पर टिक जाती हैं, जैसे पूरा दोष उसी पर डाल दिया गया हो। ओल्ड मैडम वोंग का गुस्सा और भी ज्यादा भड़क जाता है। वह किसी भी एक्सप्लेनेशन को सुनने के मूड में नहीं होती। नो मैटर वॉट जाया डिड, यीचेन को किसी दूसरी औरत के पास जाने का कोई हक नहीं था। उसकी आवाज हॉल में गूंज जाती है, उस जानवर को अभी यहीं लेकर आओ। आज मैं उसे दिखाऊंगी कि वोंग फैमिली का जस्टिस क्या होता है। पूरा माहौल टेंस हो जाता है। सब लोग चुप हो जाते हैं। डर के मारे जाया बस सिर हिलाती रहती है, बार बार नॉड करती है। हाथ कांपते हुए वह अपना फोन निकालती है। वह यीचेन का नंबर डायल करती है। सबकी नजरें फोन पर टिक जाती हैं और फिर कॉल कनेक्ट हो जाता है। दूसरी तरफ से यीचेन की काल्म आवाज आती है। क्या बात है? उसकी टोन बिल्कुल नॉर्मल होती है, जैसे उसके लिए यह कॉल कोई बड़ी बात ही ना हो। जाया अपनी ईगो में बोलती है, ग्रैंडमा चाहती हैं कि तुम यहां आ जाओ। 1 सेकंड का पॉज, फिर यीचेन बिना किसी हेजिटेशन के सीधे जवाब देता है, मैं नहीं आ रहा। कॉल तुरंत कट हो जाती है। लाइन डेड हो जाती है। जाया वहीं खड़ी रह जाती है, फोन हाथ में पकड़े हुए, पूरा बॉडी रेज से कांप रहा होता है। उसने मेरी कॉल कैसे काट दी? उसका गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो जाता है। वह तुरंत मुड़ती है और रिपोर्ट करती है, वह वह नहीं आ रहा। यह सुनते ही ओल्ड मैडम वोंग का पूरा कंट्रोल टूट जाता है। उसका चेहरा और भी डार्क हो जाता है और गुस्से में वह ऑलमोस्ट एक्सप्लोड हो जाती है। ओल्ड मैडम वोंग का गुस्सा अभी भी शांत नहीं होता। वह गुस्से से डांटते हुए बोलती है, एक लिविंग सन इन लॉ की स्टेटस तो एक कुत्ते से भी कम है, और वह ऊपर से टेंट्रम भी दिखा रहा है। फिर वह सीधे आदेश देती है, शियाओजिया, जाओ, उसे फोर्स से मेरे पास लेकर आओ। शियाओजिया के चेहरे पर एक ईविल सी मुस्कान आ जाती है। वह एक्साइटेड होता है, जैसे उसे अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने का परफेक्ट मौका मिल गया हो। ठीक है, अंदर ही अंदर वह सोचता है, उसे एक बार फिर से पीटने का परफेक्ट मौका है। वह तुरंत वहां से निकल जाता है। उसके जाते ही हॉल में थोड़ी साइलेंस आ जाती है। ओल्ड मैडम वोंग अपनी नजर सब पर डालती है और बोलती है, मैंने आज सबको एक वजह से जल्दी बुलाया है। कल हैशिंग ग्रुप ने एक नया चेयरमैन अपॉइंट किया है। यह सुनते ही पूरा माहौल बदल जाता है।
लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। क्यूरियोसिटी और शॉक दोनों मिक्स हो जाते हैं। कोई नहीं जानता कि वह कौन है और यह भी नहीं पता कि वह कहां से आया है। ओल्ड मैडम वोंग आगे बोलती रहती है। उसकी आवाज अब गंभीर हो जाती है। अभी हम 70 मिलियन का फाइनेंसिंग डील निगोशिएट कर रहे हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट अभी तक साइन नहीं हुआ है। वह सब पर नजर डालती है और साफ वार्निंग देती है। तुम सब जानते हो कि डिंग किंग रियल एस्टेट हमेशा हैशिंग ग्रुप के साथ कोलैबोरेट करती रही है। इसलिए नए चेयरमैन के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाना वोंग फैमिली के फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है। उसके हर शब्द में प्रेशर होता है, जैसे पूरी फैमिली का फ्यूचर अब उस एक अननोन चेयरमैन के हाथ में हो। हॉल में सब लोग चुप हो जाते हैं। अब मजाक और ड्रामा खत्म हो चुका है और सिचुएशन एक सीरियस बिजनेस गेम में शिफ्ट हो गई है। मीनवाइल सीन कहीं और शिफ्ट होता है। ये चंद चुपचाप खड़ा होता है। उसके अराउंड एक कंप्लीटली डिफरेंट हो रहा है, काम, कंट्रोल्ड और स्लाइटली इंटिमिडेटिंग। एक बॉडीगार्ड उसे थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर देखता है और पूछता है, यंग मास्टर, आप अभी भी कुरियर क्लोथ्स क्यों पहने हुए हैं? और यहीं पर हमारा ये एपिसोड एंड होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और चैनल को हाइप करना भी मत भूलना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।